कुछ पहाड़ियों से कुछ प्रश्न है, वो भी देख लीजिएगा एक मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नए टॉपिक की तरफ। लिखिए कौन सी पहाड़ियां, लिखेगा कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में है। लिखेगा कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में है। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य। इसका आंसर होगा हमारा राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। ये पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछा है। अगर पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन पूछता तो देखिएगा ऊपर वाली पर्वत श्रृंखला जो ये वाली थी, इस तरीके से जो बनी है, ये विंध्याचल है, विंध्याचल है। इसके बाद नीचे जब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, उसके नीचे पर्वत श्रृंखला जो बनी है ना, ये सतपुड़ा है। और नीचे जब पढ़ते हैं यहां पे, ये वाली पर्वत श्रृंखला अजंता है। बात समझ में आ रही भाई? ठीक है, तो देखो ये विंध्याचल है, सतपुड़ा अजंता है, ठीक है। और जो देखिएगा नर्मदा नदी विंध्याचल और इसके मध्य बहती है, सतपुड़ा के मध्य, जबकि यहीं पास से निकल करके ये इसके बीच में ऐसे बहती है ना। ये ताप्ती नदी है, इसी को हम लोग तापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तापी भी कहते हैं। और ये नर्मदा नदी है, ठीक। चलिए आगे लिखिएगा। तो राजमहल की पहाड़ियों से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन लिखो। ये तो बता ही दोगे, देखो क्वेश्चन भी आता है पेपर में, कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक राज्य में विस्तृत है? अजंता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है पेपर में ये। चलिए नीचे लिखिए। लिखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। लिखिएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है भाई? लिखेगा अनाई मुड़ी। लिखेगा अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा भारत का कौन सा, लिखिएगा भारत का कौन सा, भारत का कौन सा राज्य माझा दोआब, लिखेगा माझा दोआब, भारत का कौन सा राज्य, लिखेगा माझा दोआब, तथा मालवा क्षेत्र को अलग करता है, तथा मालवा क्षेत्र को अलग करता है। माझा दोआब तथा मालवा क्षेत्र को अलग करता है। माझा क्षेत्र यानी माझा दोआब और मालवा क्षेत्र को अलग करता है। तो लिख लीजिएगा, इसका आंसर जो होगा, किसी बच्चे को पता हो तो बता सकता है वो। लिखेगा गलत है भैया, पंजाब लिखिएगा। लिखिए पंजाब, लिखेगा पंजाब। चलिए अगला लिखिएगा बेटा। लिखेगा उड़िया पठार। लिखेगा उड़िया पठार। पठार मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को, उसी में से एक पठार पूछ लिया है, उड़िया पठार पूछा है। उड़िया पठार किस राज्य में है? उड़िया पठार कहां पर है? ये राजस्थान में। लिख लीजिएगा उड़िया पठार कहां पर है, तो लिख लीजिएगा राजस्थान में है। ठीक है भाई। चलिए नीचे लिखेगा विंध्यन पहाड़ियां। लिखेगा विंध्यन पहाड़ियां इनकी बात कर रहा है। लिखेगा विंध्यन पहाड़ियां, लिखेगा विंध्यन पहाड़ियां, लिखेगा किस पठार का भाग है? विंध्यन पहाड़ियां किस पठार का भाग है? बताओ भाई समीर बाबू, किसका है? विंध्यन पहाड़ियां किस पठार का भाग है? अरावली पठार है क्या? पर्वत श्रृंखला खुद अरावली ऑलरेडी है यार। लिखिए दक्कन के पठार का। लिखेगा दक्कन के पठार का। लिखेगा बेटे दक्कन के पठार का।
चलिए अगला लिखेगा, लिखेगा झुमरी तिलैया, लिखेगा झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया एवं झुमरी तिलैया एवं झुमरी तिलैया एवं मंदार पहाड़ियां किस राज्य में है? हाँ सही है बेटा आंसर, बहुत बढ़िया, झारखंड में है ये। झुमरी तिलैया एवं मंदार पहाड़ियां किस राज्य में, तो लिख लें झारखंड में है। अगला लिखेगा बेटे, लिखेगा सेवराय तथा जावदी की पहाड़ियां किस राज्य में है? लिखेगा सेवराय तथा जावदी की पहाड़ियां किस राज्य में है? सेवराय तथा जावदी की पहाड़ियां किस राज्य में? सेवराय तथा जावदी की पहाड़ियां किस राज्य में, किस राज्य में है भाई? बहुत बढ़िया, तमिलनाडु, लिख लें तमिलनाडु। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है, जब ये टॉपिक आप लोग पूरा शुरू से पढ़ेंगे ना तब चीजें क्लियर होंगी। ये तो हम सारा सब कुछ पढ़ा चुके हैं हम लोगों को, ठीक है। उसी का हम क्वेश्चन, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं एनालिसिस करवा दे रहा हूं केवल बस, ठीक है। चलिए लिखेगा बोरा गुफाएं, बोरा, बोरा गुफाएं, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर, बोरा गुफाएं लिखेगा भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ियों पर स्थित है, या किन पहाड़ियों पर स्थित है? हैं? सही बता रहे हो? हैं? अनंतगिरी पहाड़ी पर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारे क्वेश्चन नए हैं, जो मैं चीजें आपको नोट करा रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस नए हैं जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हैं। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप पेपर देंगे 2024 का, आप देखो लेवल हर एग्जाम का हाई हो गया है। किसी भी एग्जाम में इजी तो शब्द हटा ही दो बिल्कुल, एक आध क्वेश्चन तो इजी आ जाते हैं, बाकी सारा का सारा मॉडरेट आता पूरा, ठीक है। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, लिख लेना बेटा अनंतगिरी पहाड़ियों का एक हिस्सा है ये। लिखेगा अनंतगिरी पहाड़ी पर है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कहां है अनंतगिरी पहाड़ियां, बताओ भाई, लिख लें। बिल्कुल भी बात मत करिए भाई। लिखेगा कोड़ई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? लिखेगा कोड़ई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ठीक है भाई, नोट हो गया ना? चलिए आगे हेडिंग बना लीजिएगा अगला, पालनी की पहाड़ियों पर है ये, कोड़ई कनाल पालनी की पहाड़ियों पर है। चलिए अगली हेडिंग बना लीजिएगा बेटा, अपवाह तंत्र, अपवाह, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र लिख लीजिएगा, ड्रेनेज सिस्टम। लिख गया भैया? चलिए लिखिएगा नीचे,
नीचे पहले एक हेडिंग बनाइएगा, लिखेगा अपवाह, लिखेगा अपवाह, लिखिए बेटा अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, लिखेगा अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, पूछा अपवाह तंत्र किसको कहते हैं। अब देखो अपवाह तंत्र क्या है, जैसे निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, है ना, क्या होता है ये अपवाह तंत्र, लिखिएगा निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह, जल प्रवाह के जाल को, के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब कह रहा है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, है ना, हो रहे जल प्रवाह के जाल को क्या कहते हैं हम लोग, अपवाह तंत्र कहते हैं। लिख लें, इसको नोट कर लें। आगे बढ़े भाई। अब देखो हम लोग जब अपवाह तंत्र के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखिएगा नदी तंत्रों का अगर उल्लेख करें तो नदियां लगभग लगभग भारत में अगर नदियां बहती तो लगभग लगभग कितनी नदियां हैं, 4000 नदियों के लगभग भारत में बहती टोटल, छोटी बड़ी सारी नदियां मिला करके। ठीक है, और इन्हीं नदियों में से देखो यहां पे जब 4000 नदियां बह रही थी, इसमें नदियां जो है ना, नदियां दो प्रकार की बह रही हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं, है ना, जो हिमालय तंत्र की नदियां हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय तंत्र की हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां हैं। अब हिमालय तंत्र की नदियों में हम लोग जैसे पढ़ लेते हैं, सिंधु हो गई, गंगा हो गई, है ना, सिंधु हो गई, गंगा हो गई, इसके बाद में ब्रह्मपुत्र हो गई। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में से हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हमारी कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, है ना। तो ये इस तरीके से जो नदियां बह रही हैं, ये नदियां किस प्रकार की हैं, ये तो हिमालय तंत्र की नदियां पढ़ना है और प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां पढ़ना है। ठीक है, तो पहली हेडिंग बनाइएगा, लिखेगा हिमालय तंत्र की नदियां, हिमालय तंत्र की नदियां, हिमालय तंत्र की नदियां। और एक सबसे पहला नीचे क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए पहला, लिखिए निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम, लिखेगा निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम, लिखेगा भारत से होता है, भारत से होता है। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भारत से होता है। ठीक है भाई, लिखेगा ऑप्शन टाइम में लिख लीजिएगा, इसको पॉइंट को पहला लिखेगा, लिखेगा ब्रह्मपुत्र, बी लिखिएगा सिंधु, सी लिखिएगा सतलज, और डी ऑप्शन लिख लीजिएगा गंगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से होता है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, ऑप्शन गंगा लगाएंगे। ठीक है, इसमें जी देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, है ना, इन तीनों नदियों का उद्गम जो है ना, देखिएगा इन तीनों नदियों का उद्गम जो है ना वो तिब्बत से होता है। कहां से होता है, तिब्बत से होता है। और हिमालय की अगर रेंज की बात करेगा तो ट्रांस हिमालय से होता है। कहां से होता है, ट्रांस हिमालय से होता है, ट्रांस हिमालय से होता है, तिब्बत से होता है। ठीक है, इन्हीं तीनों नदियों का। और इसके लिए ट्रिक भी आप लोग याद कर सकते हो, एस एस बी याद कर सकते हो। एस से हमारी कौन सी हो जाएगी भाई, एस से हमारी सिंधु हो जाएगी, ठीक है,
देखो एस से हमारी कौन सी हो जाएगी, सिंधु हो जाएगी, दूसरे वाले एस से हमारी कौन सी हो जाएगी, सतलज हो जाएगी, और बी से हमारी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से तो एसएसबी करके भी याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं? ठीक है, चलिए लिखेगा, अब पहली हेडिंग बनाइएगा, लिखेगा सिंधु नदी। पहली हेडिंग बनाइएगा, लिखेगा सिंधु नदी। सिंधु नदी। चलिए लिखेगा, हेडिंग बना लीजिएगा, पहले लिखेगा बेटा सिंधु नदी। ठीक है, लिखेगा सिंधु नदी, लिखेगा बेटा सिंधु नदी। सिंधु नदी लिखेगा बेटा 11,65,000 है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, कितने बड़े एरिया में प्रवाहित हो रही है, 11,65,000 है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित हो रही है। लिखेगा विश्व की विशालतम, लिखेगा बेटा विश्व की विशालतम, विश्व की विशालतम द्रोणियों में से, द्रोणियों में से सिंधु नदी तंत्र एक है। सिंधु नदी तंत्र एक है। विश्व की विशालतम नदी द्रोणियों में से है ना सिंधु नदी तंत्र एक है। नीचे लिखो बेटा, देखो इसका उद्गम, लिखेगा इसका उद्गम इसका उद्गम लिखेगा मानसरोवर झील के निकट, इसका उद्गम मानसरोवर, इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट, लिखेगा चेम यंगडुंग ग्लेशियर, लिखेगा चेम यंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू, लिखेगा या बोखरचू, चेम यंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू। बोखरचू हिमनद से हुआ है, हिमनद से हुआ है, हिमनद से हुआ है। ठीक है भाई, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, लिखिए तिब्बत में इसे, तिब्बत में इसे, तिब्बत में इसे लिखेगा सिंगी खंबान, सिंगी खंबान, तिब्बत में इसे सिंगी खंबान, लिख लिया, लिखा हुआ है सामने, सिंगी खंबान या लिखेगा शेर मुख के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है सिंगी खंबान का तिब्बत में, मतलब हिंदी में क्या होता है, शेर के मुख, है ना, सिंगी खंबान या शेर का मुख कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, लिखेगा सिंधु नदी,
सिंधु नदी, स्टार बना के इस पॉइंट को लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लिखेगा सिंधु नदी लिखेगा लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होकर, सिंधु नदी है ना, ये मान लो सिंधु नदी है, ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी है, ये इन्हीं दोनों के मध्य में प्रवाहित हो रही है ना। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में लिखेगा उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए लिखेगा प्रवाहित होते हुए, लिखिए दमचोक के निकट, दमचोक के निकट, के निकट लिखेगा लद्दाख, क्वेश्चन में लिखना भारत में प्रवेश करती है। लिख गया बेटा? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में। लिखेगा सिंधु नदी के, लिखेगा सिंधु नदी के बाएं तथा दाएं ओर से, लिखेगा सिंधु नदी के बाएं तथा दाएं ओर से मिलने वाली नदियों में, मिलने वाली नदियों में मिलने वाली नदियों में लिखेगा, क्या लिखा? बाएं तथा दाएं ओर से ना, मिलने वाली नदियों में लिखेगा सतलज, ब्यास, रावी, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, और झेलम, और झेलम लिखेगा प्रमुख हैं, प्रमुख हैं, प्रमुख हैं। लिखेगा इन्हें पंचनद भी कहा जाता है, इन्हें पंचनद भी कहा जाता है। देखिए इसके अलावा, इसके अलावा जास्कर, जास्कर कामा सिगार, सिगार, जास्कर कामा सिगार, सिगार आदि नदियां भी बाईं ओर से मिलती हैं, आदि नदियां भी बाईं ओर से मिलती हैं, आदि नदियां भी बाईं ओर से मिलती हैं। देखो दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में लिखेगा, दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में, दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, श्योक, दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में लिखेगा श्योक, कामा काबुल, कामा गिलगित आदि प्रमुख हैं। लिख गया भाई? श्योक, काबुल, गिलगित आदि प्रमुख हैं। चलिए नीचे लिखेगा बेटा, लिखेगा सिंधु नदी जल विवाद, सिंधु नदी जल विवाद
सिंधु नदी जल विवाद। लिखेगा 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री, लिखेगा 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री लिख गया भाई, लिखेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, लिखेगा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के मध्य लिखेगा संधि या समझौता हुआ था, के मध्य संधि या समझौता हुआ था। लिखिएगा इस समझौते के अनुसार, इस समझौते के अनुसार लिखिएगा तीन पूर्वी नदियों, तीन पूर्वी नदियों, तीन पूर्वी नदियों तीन पूर्वी नदियों लिखिए बेटे, तीन पूर्वी नदियों लिखेगा व्यास, रावी और सतलज, व्यास, रावी और सतलज, लिख गया भाई, व्यास, रावी और सतलज। देखिए इनके जल का उपयोग भारत करेगा, इनके 80% जल का उपयोग कौन करेगा भाई? भारत करेगा। देखिए जबकि तीन पश्चिमी नदियों लिखेगा सिंधु, लिखेगा बेटा सिंधु, चेनाब और झेलम के, सिंधु, चेनाब और झेलम के, सिंधु, चेनाब और झेलम के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। जल का उपयोग कौन करेगा भाई? पाकिस्तान करेगा। देखिए सिंधु नदी कराची के पूर्व से होते हुए, लिखेगा सिंधु नदी कराची के पूर्व से होते हुए, सिंधु नदी कराची के पूर्व से होते हुए, सिंधु नदी कराची के पूर्व से होते हुए, सिंधु नदी कराची के पूर्व से होते हुए लिखिए अरब सागर में मिल जाती है। लिखिएगा बेटे अरब सागर में मिल जाती है, होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, अब देखो इन्हीं सब चीजों को अगर हम लोग मैप के रूप में देखते हैं, ठीक है, मैप के रूप में अगर इन्हीं सब चीजों को हम लोग देखते हैं तो देखिएगा देखो ये हमारी बेल्ट, जो ये वाली जो हमारी बेल्ट है वो किसकी है भाई? तिब्बत की है। ठीक है, और तिब्बत में जो ग्लेशियर बना हुआ है, इस तरीके से जो ग्लेशियर बने हैं बर्फ के, है ना, इसी ग्लेशियरों में से एक का नाम क्या है? चेम यंग टोंग ग्लेशियर, है ना। अगर हम लोग सिंधु नदी के तर्ज पर देखें तो इसी को हम लोग बोखरचू नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो इस जगह पर इसका जो पानी आता है, जब ये पिघलता है, स्मेल्ट होता है, तो इसका पानी आकर के इसमें इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग कौन सी झील बोलते हैं भाई? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील बोलते हैं इसको। अब मानसरोवर झील के बाद देखिएगा ये नदी इस तरीके से आती है, मैंने बताया
ये ऐसे उत्तर की ओर बहते हुए, और ये लद्दाख के पास से, दमचौक के पास लद्दाख से, और ऐसे होते हुए ये कहां पे प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और ये होते हुए इस तरीके से कहां गिर जाती है, ये हमारा क्या है, अरब सागर है। तो ये अरब सागर में जाकर के समुद्र में मिल जाती है जाकर के। ये नदी कौन सी हमारी, तिब्बत सिंधु नदी है, ठीक है भाई। अब देखो सिंधु, इस पे जो मिलने वाली नदियां, जैसे मैंने बताया सिगार बताया है ना, इस तरीके से श्योक बेनेसी में एक नदी बताई, ये इस तरीके से नदियां आकर के सबके सब मिल रही हैं। यही मानसरोवर झील से ही एक नदी अभी निकलेगी, दूसरी नदी मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। लेकिन यहीं पर इसी के पास में एक ग्लेशियर और बना हुआ है, ठीक है। इस ग्लेशियर का नाम है राकसताल। राकसताल, इस राकसताल से एक निकलती है नदी, इस नदी का नाम क्या है भाई, सतलज नदी निकलती है, सतलज नदी निकलेगी। अब जब ये सतलज नदी निकलती है तो देख रहे हो आप, इस तरीके से हिमाचल प्रदेश राज्य से होते हुए, कौन सा स्टेट आपको मिलेगा यहां पर, ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश। अब किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ये, सिपकिला दर्रे से, सिपकिला दर्रा, यहां पे सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और इस तरीके से जाते हुए यहां पर जाकर के मिल जाती है। लेकिन जब ये नदी बह रही होती है तो इसका देखिएगा मैप में अलग से बना दे रहा हूं, यहां से ये इस तरीके से निकली और इस तरीके से जाकर के ये अरब सागर में मिल गई, है ना। ये मान लो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। अब इसी के पास से जो ये नदी निकल रही है सतलज नदी, तो ये इस तरीके से मिल रही है आकर के, है ना। ये नदी कौन सी है, सतलज है। अब देखो सतलज नदी जब निकलती है तो ये भी हिमाचल प्रदेश और बेसिकली पंजाब वाले स्टेट से होकर के चलती है, ठीक है। अब देखो सतलज में जब ये नदी मिलती है तो सतलज के पास में इस पे देखिएगा कई नदियां आकर के मिलती है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जैसे इसी में कौन सी मिलती है आकर के, चिनाब मिलती है ना। इसी नदियों में से कौन सी मिल रही, झेलम भी मिल रही है आकर के इसी में, है ना। और कौन सी हो गई भाई, यहां से आकर के ये रावी मिल रही है ना। और एक कौन सी नदी मिल रही है, व्यास नदी आकर के मिल रही, व्यास नदी आकर के ऐसे मिल रही इसमें। ये इंडिविजुअली व्यास नदी डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिल रही है, किसमें मिल रही है जाकर के, सतलज मिल रही, सतलज के साथ मिल रही। और इसी पर देखिएगा यहां पर इसके पास में एक बैराज बनाया गया है, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया है भाई, हरिके बैराज, हरिके बैराज बनाया। अब जब ये हरिके बैराज बना तो देखो हरिके बैराज से ही एक नहर निकाली गई ऐसे, है ना। ये नहर निकलती है इस तरीके से, और ये राजस्थान, इसी नहर के कारण, राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है ना, वो इसी नहर के कारण कैसा हो गया भाई, हरा भरा है, ठीक है। अब देखो ये नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ये दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। कैसी नहर है ये, दुनिया की ये सबसे बड़ी नहर है, और ये नहर इससे निकाली गई। यही ये नहर पता है थार के मरुस्थल से होकर के बहती है, थार के मरुस्थल से होकर बहती है, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। बना लो या मत बनाओ, आगे लिखो, लिखो हेडिंग बनाओ, नीचे उसी के लिखो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां, लिखेगा सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां, सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां। और पहली नदी का नाम लिखेगा बेटा झेलम नदी, लिख गया भाई, लिखो झेलम नदी। लिखेगा झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लिखेगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित बेरी नाग के निकट, में स्थित बेरी नाग के निकट, में स्थित बेरी नाग के निकट, लिखेगा शेषनाग झील से निकलती है। ध्यान रखिएगा जितना ये नाग नागिन वाली झीलें हैं सब जम्मू कश्मीर में ही हैं, ठीक है। लिखेगा
वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। कौन सी झील है भाई? अगला पॉइंट लिखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेगा झेलम नदी को यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ब्याथ भी कहा जाता है। लिखेगा झेलम नदी को ब्याथ भी कहा जाता है। झेलम नदी को ब्याथ भी कहा जाता है, लिखा हुआ है सामने, ब्याथ भी कहा जाता है। झेलम नदी को ब्याथ भी कहा जाता है। नीचे लिखो बेटा, लिखो यह नदी श्रीनगर के निकट बूलर झील में मिलती है। यह नदी श्रीनगर के समीप बूलर झील से मिलती है। बूलर झील कहां है भाई? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखेगा झेलम नदी लिखेगा झंग, ऐसे लिखेगा झेलम नदी झंग, लिखेगा झेलम नदी झंग के निकट, झंग के निकट लिखेगा पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। चिनाब नदी से मिलती है। लिख लिया भाई? कहां मिल जाती है अभी? ये चिनाब नदी पर मिलती है। देखो बहुत सारी परियोजनाएं हम लोग अभी पढ़ेंगे यहां से भी। जब आप झेलम नदी पढ़ते हो, इसका पुराना नाम क्या है भाई? वितस्ता। पुराना नाम इसका क्या है? वितस्ता नाम है। आप लोगों ने पढ़ा होगा यहीं पे हाइडेस्पीज नामक जगह पर युद्ध भी हुआ था, ठीक है? और युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पोरस के बीच में और सिकंदर के बीच में, है ना? वितस्ता का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम जिसको हम लोग जानते हैं। और झेलम का पुराना नाम क्या है बेटे? वितस्ता नाम है। अब देखो ये झेलम नदी पर एक योजना चलती है, इस पे तुलबुल परियोजना, है ना? तुलबुल परियोजना लिख लीजिएगा। लिखेगा झेलम नदी पर लिखेगा बेटा झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल और उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। 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 लिख गया बेटा? चलो आगे लिखो। देखो पाकिस्तान में जहां पर झेलम व चिनाब नदियां मिलती हैं, पाकिस्तान में जहां पर देखिएगा झेलम व चिनाब नदियां मिलती हैं, देखिएगा वहां पर मंगला डैम बनाया गया है। पूछ लेगा मंगला बांध किस देश में है? तो पाकिस्तान में है, बता देंगे आप लोग, है ना? मंगला डैम बनाया गया है। और तुलबुल और उरी परियोजनाएं कहां पर चलाई गई हैं? जम्मू कश्मीर में चलाई गई हैं। ठीक है भाई? चलो अब देखो ये नदियां कोई डायरेक्ट जाकर के उस पर नहीं मिलेंगी, है ना? ये देखो झेलम है भी आगे जाके, पहले चिनाब में मिलेगी तब जाके आगे पहुंचेगी जाकर के, है ना? चलो आगे लिखो, अगली हेडिंग बनाओ, लिखो चिनाब नदी। अगली हेडिंग बनाओ बेटा, लिखो चिनाब नदी।
चेनाब नदी, चेनाब नदी। ठीक है, देखिए चेनाब नदी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पहली लाइन लिख लीजिएगा, लिखेगा यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेपर में, पूछेगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब नदी है। लिखेगा चेनाब नदी में लिख लीजिएगा यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लिख लिया भाई, चलो आगे लिखो। लिखो इसका पुराना नाम अस्किनी है, इसका पुराना नाम अस्किनी है। लिख लिया बेटा, चलिए नीचे लिखेगा यह नदी बाड़ा लाचा दर्रे के समीप, यह नदी बाड़ा लाचा दर्रे के समीप, बाड़ा लाचा दर्रे के समीप लिखेगा दो जलधाराओं में, दो जलधाराओं में, दो जलधाराओं में लिखेगा चंद्र और भागा नाम से निकलती है। एक धारा का नाम क्या है, चंद्र, और दूसरी धारा का नाम क्या है, भागा। चंद्र और भागा नाम से निकलती है। निकलती है, लिखेगा तथा हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। लिख लिया बेटा, चलो आगे लिखो। हिमाचल प्रदेश में जब ये बहती तब इसका नाम क्या होता है, चंद्रभागा। लिखो जम्मू कश्मीर में इसे चिनाब के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में इसे चिनाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, चिनाब नदी पर देखिएगा परियोजनाएं बनी है, सी बराबर डीवीएस से याद कर लेना। यहां से चिनाब नदी और यहां से दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, यहां से बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना, और यहां से सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। ये तीनों परियोजना जम्मू कश्मीर में बनी है। किस नदी पर बनी है, ये चेनाब नदी पर। ठीक है, पिछली बार ये वाला क्वेश्चन पेट में पूछा गया था कि सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है, चेनाब नदी पर बनी है। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको भी। नीचे नोट कर लें बेटे जल्दी से। लिख लिया बेटा, चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा। लिखेगा रावी नदी, अगली हेडिंग बनाओ, लिखो रावी नदी, लिखो रावी नदी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनको, इसलिए मैं थोड़ा मैप में इन पे चीजें आपको नहीं बता रहा हूं मैप में, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होगा फालतू में। अब पता चला 2 ही 3 नदियां हो पाएंगी। ठीक है, और टाइम से कोर्स भी हमको खत्म करना है। ठीक है, तो थोड़ा लिखते भी जाइएगा चीजों को। लिखेगा रावी नदी, लिखे इसे परुष्णी नदी कहते हैं, लिखेगा इसे परुष्णी नदी भी कहते हैं, इसे परुष्णी नदी भी कहते हैं।
इसे परुष्णी नदी भी कहते हैं, इसे परुष्णी नदी भी कहते हैं। ठीक है, पता होगा आपको, इतिहास में हम लोग पढ़ते होंगे 10 राग युद्ध। जब वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग 10 राग युद्ध पढ़ते हैं, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था यहीं पर। ठीक है, चलिए नीचे लिखिएगा, इसे परुष्णी नदी भी कहते हैं, है ना। नीचे लिखो, यह नदी रोहतांग दर्रे के समीप रोहतांग दर्रे के समीप लिखेगा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के पास से होकर निकलती है। होकर निकलती है, लिख गया, होकर निकलती है। तो ये कहां से निकल रही, रोहतांग दर्रे के पास से निकल रही, कहां पे, हिमाचल प्रदेश में, है ना। देखो यहीं पे ब्यास कुंड भी बना है, एक कुंड बना, उसमें पानी आता है ग्लेशियरों का, तो उस कुंड का नाम क्या है, ब्यास कुंड। यहां से ब्यास नदी निकलती है। ठीक है, लिख लो, या इसमें अभी ना लिखो, उसको अलग से लिखा दूंगा आपको। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसमें निकलती है। देखिए, तथा चंबा घाटी से होकर बहती है, तथा चंबा घाटी से होकर बहती है, तथा चंबा घाटी से होकर बहती है, तथा चंबा घाटी से होकर बहती है। ठीक, लिखो सराय सिंधु के पास, लिखेगा सराय सिंधु के पास, सराय सिंधु के पास पाकिस्तान में यह चिनाब नदी से मिल जाती है, पाकिस्तान में यह चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। देख रहे हो सब नदियां कहां मिली, ज्यादातर जाके चिनाब में ही मिल रही पहले, है ना। फिर चिनाब नदी कहां मिलेगी, जाके सिंधु में मिलेगी जाकर के, है ना। चलो आगे लिखिएगा, इसी में लिखो रावी नदी पर, लिखिएगा रावी नदी पर थीन बांध, लिखिएगा रावी नदी पर थीन बांध, थीन बांध, इसी को बेटा कहते हैं रणजीत सागर बांध। थीन बांध, रावी नदी पर लिखेगा थीन बांध, क्वेश्चन में लिखना रणजीत सागर बांध, तथा कौन सी परियोजना एक और है इंपॉर्टेंट, इस पे चमेरा परियोजना बनी है, तथा इस पर चमेरा परियोजना है, चमेरा परियोजना है। चमेरा परियोजना, ध्यान दें, हमने जितनी भी आप लोगों को अभी नदियां पढ़ाई हैं, सिंधु की नदियां, देखो सिंधु भी भारत और पाकिस्तान में बहती है, चिनाब भी भारत और बह रही है, सतलज भी बह रही है ना। सतलज तो देखो सिंधु तिब्बत चीन वाली बेल्ट से निकल करके आती है, भारत में भी बहती है, और उसके बाद कहां बह रही, पाकिस्तान में भी बह रही जाकर के, है ना। तो ये सारी नदियां हैं, लेकिन कोई भी ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो वो है रावी नदी। कल मैंने शायद ये पॉइंट बताया था आप लोगों को, लिख लीजिए, लिखिएगा रावी नदी भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, लिखिएगा रावी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। चलिए अगली हेडिंग बना लीजिएगा बेटा, लिखेगा व्यास नदी, लिखेगा व्यास नदी, ठीक है भाई, व्यास नदी लिखो, इसका पुराना नाम विपाशा है, लिख लो विपाशा, लिख लो वहीं पर कोष्टक में, व्यास नदी आगे लिख लो विपाशा। लिखेगा यह नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है, लिखिए यह नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है।
व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, नीचे लिखो, व्यास कुंड से निकलती है। नीचे लिखो, देखो यह पंजाब में हरिके नामक स्थान पर, यह पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है। आगे लिखो, हरिके नामक स्थान से मिल जाती है। नीचे लिखो, हरिके नामक स्थान से मिल जाती है। लिखिएगा, जहां पर सतलज व ब्यास मिलती हैं, जहां पर सतलज व ब्यास मिलती हैं, जहां पर सतलज व ब्यास मिलती हैं, देखिए यहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है। 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 देखिएगा, हरिके बैराज से लिखिए भारत की सबसे लंबी नहर, हरिके बैराज से लिखिएगा भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर लिखिएगा इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जितनी भी ये नदियां आप पढ़ रहे हो, सिंधु की साग नदियां, यही एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही मिल जाती है, सतलज नदी में। बाकी सब नदियां कहां मिल रही हैं? पाकिस्तान में। ठीक है, आगे लिखो, लिखो, देखो इंदिरा गांधी नहर थार के मरुस्थल में होकर बहती है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर थार के मरुस्थल में होकर बहती है। लिख गया भाई? थार के मरुस्थल में होकर बहती है। देखो, इसी नहर के, लिखेगा इसी नहर के तट पर लिखेगा मरु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तट पर मरु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए, अगली हेडिंग बनाइएगा बेटा, सतलज नदी। लिखेगा सतलज नदी। सतलज नदी लिख गया? देखो, सतलज नदी लिखेगा तिब्बत में स्थित राकस ताल या राक्षस ताल भी इसी को कहते हैं। लिखेगा राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती है तथा 400 किलोमीटर तक, तथा 400 किलोमीटर तक, तथा 400 किलोमीटर तक, तथा 400 किलोमीटर तक देखो सिंधु के समानांतर बहती है। 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है, तथा 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है। लिख गया? लिखेगा भारत में यह, लिखो भारत में यह, भारत में यह लिखेगा सिपकिला दर्रे से होकर, सिपकिला दर्रे से होकर लिखेगा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। लिख गया भाई? लिखेगा सतलज नदी पर, सतलज नदी पर देखिए हिमाचल प्रदेश में, देखिए सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पर लिखेगा हिमाचल प्रदेश में, देखिए भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध बना है, बना है। देखिएगा यह भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी वाला बांध है। देखो यह भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी वाला बांध है। देखिए इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा लिखेगा नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी व कोल्डेक बांध भी, इसके अलावा नाथपा झाकड़ी व कोल्डेक बांध भी, कोल्डेक बांध भी देखिए सतलज नदी पर बने, सतलज नदी पर बने। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए एक बार इसको।